नमस्ते छात्राएं। आपने आज तक के वीडियो देख लिए होंगे। सबसे पहले तो नए साल में पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए नूतन वर्ष अभिनंदन। सभी को नया साल मुबारक हो। साथ में आप सब स्वस्थ रहे, कोरोना मुक्त रहे, ऐसे शुभेच्छा। आज तक वीडियो में करीब 1 से 11 पाठ तक का अभ्यास हो चुका है। आपने सभी वीडियो देख लिए होंगे और गुरु कार्य भी किया होगा। अगर न किया हो तो अभी भी वक्त है। आप अखबार में पढ़ते हैं कि अब 1-2 महीने तक तो स्कूल नहीं खुलेगा, इसलिए घर पर बैठकर ही हमें अभ्यास करना है। इसीलिए जो भी स्कूल के द्वारा जो भी कार्यक्रम हो, जो भी ऑनलाइन शिक्षण हो, उसमें आप जुड़ जाइए। और अब तक के जो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक में से पाठ पढ़िए और गृह कार्य भी कीजिए। आज हम देखते हैं कक्षा 9 हिंदी विषय का पाठ नंबर 12 का पाठ है रानी। इसके बारे में अभ्यास करेंगे। अब पढ़ते हैं। तो यहाँ रानी है, वह ताज रानी है, एक घोड़ी का नाम है जो लेखिका महादेवी वर्मा के घर की है। उन्होंने ये पाले हैं। अब देखते हैं महादेवी वर्मा का परिचय। सबसे पहले तो महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती है। उनका जन्म 26 मार्च 1907 में होलिका के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिताजी गोविंद प्रसाद वर्मा प्राध्यापक थे। माता हेमरानी देवी परम विदुषी महिला थी। उनके नाना ब्रज भाषा के कवि थे। इस तरह इन सभी का प्रभाव महादेवी जी पर पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत में एमए किया। बाद में प्रयाग के महिला कॉलेज में प्राध्यापिका रही। गुरुकुल के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनुपम योगदान दिया है। उनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, शौच गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि उनकी रचनाएं हैं जो लोकप्रिय है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने नाट्य संस्था की स्थापना की थी। भाषा, साहित्य और दर्शन में उत्तम कार्य किया है। समाज सुधार किया। देश भर की महिलाओं को अधिकारों के बारे में जागरूक किया। नारी स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया। उनकी भावुकता और करुणता उनके जीवन की पहचान है। अब देखते हैं पाठ 12 रानी। जो रानी है ये लेखिका महादेवी वर्मा की एक रेखाचित्र साहित्य विधा है। रेखाचित्र की साहित्य विधा उनका ये संस्मरण है। अब पाठ पढ़ते हैं। आप भी किताब खोलिए और इनमें देखिए। तो यहाँ रानी एक घोड़ी है। उनके साथ साथ वह कई प्राणी और पशु भी पालते थे। उनके साथ एक निक्की
और रोजी भी थी, गौरी गाय भी थी, बिल्ली भी थी। लेकिन यहाँ इस पाठ में लेखिका ने रानी, निक्की और रोजी इन तीनों का संस्मरण किया है। रानी है, एक घोड़ी है, निक्की है, वह नेवला है, और रोजी है, वह कुतिया है। ये आप देख लीजिए, रानी है और ये निक्की और रोजी। पाठ पढ़ते हैं, देखिए। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते देखते थे, यानी गधों पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों के गधों पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं। तो यह कौन से वाहन की बात है? गधे की बात है। शहर है इंदौर, जो एक राज्य था उस जमाने में। तो एक रियासत यानी राज्य। वहाँ शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। आधिक्य यानी अधिकता थी। तो वहाँ अंग्रेजों के बच्चे छोटे टट्टुओं और सफ़ेद गधों पर बैठकर आनंद लूटते थे, घुड़सवारी करते थे। लेकिन बच्चों ने तो रामा की कहानियों में गधे पर चढ़ाकर इन्हें सजा दी जाती थी, यानी देश निकाल दिया जाता था, ऐसा सुना था। लेकिन यहाँ तो बच्चे जो गधों पर बैठे हैं, छोटे टट्टू पर बैठे हैं, वह तो बड़े खुश प्रसन्न लग रहे थे। लेकिन बाद में रामा ने इन बच्चों की जिज्ञासा का समाधान किया। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, और समाधान यानी हल निकालना। उन्हें एक प्रश्न था, तो इसका हल निकाल दिया कि विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं, वास्तव में तो एक मजाक है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है, तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। तो तीनों बच्चे हैं। कौन है? सबसे बड़ी है महादेवी, और उनसे छोटा भाई है, और सबसे छोटी बहन है। तो ये तीनों उनके बाबूजी से मौखिक बातचीत करने लगे, याद दिलाने लगे कि हमारे पास भी एक घोड़ा होना चाहिए। ये सभी बच्चे अगर घोड़े पर बैठकर आनंद लूटते हैं, तो हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। तो बाबूजी ने तभी पूछ लिया। सबसे पहले तो जब सभी बच्चों ने याद दिलाया कि हमें भी घोड़ा मिलना चाहिए और ये उनका अधिकार है, तभी एक दिन बाबूजी ने हंसते हुए उन्हें पूछा कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तो सभी बच्चे कहने लगे कि तुम कहो। बहन ने कहा भाई को कि तुम कहो, और छोटी बहन ने महादेवी जी के कहा कि तुम कहो, यानी सभी एक दूसरे से धक्का मुक्की करते थे। लेकिन बाद में मैंने यानी लेखिका ने आगेवान होकर आगे बढ़कर गंभीर मुद्रा में उत्तर दे दिया कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। यानी रामा के कहानियों के कारण रामा ने जो भी बताया वही ज्ञान इन बच्चों में था, इसीलिए वह बाबूजी के सामने ये बोल पड़े। पता नहीं हमारे ज्ञान के अजस्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनवाया
नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। यहाँ नया शब्द है अजस्र स्रोत। अजस्र स्रोत का अर्थ है सदा बहने वाला प्रवाह। तो जो रामा है, उनका नौकर है, वह हमेशा उनके ज्ञान में वर्धन करता था, ज्ञान देता रहता था। इसीलिए तो बाबूजी के सामने महादेव जी ने बताया कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है और उस पर बैठकर सजा दी जाती है। इसीलिए लेखिका ने बाबूजी के सामने ये बता दिया और बाद में वह कहती है कि बाबूजी ने उसे डांटा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बाद में एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू उनके आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा मतलब बरंडा, जो आंगन के आगे बनाया जाता है उसे बोलते हैं बरामदा। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो नहीं बनाया गया था, लेकिन उसमें एक नया दरवाज़ा लगा दिया सहूलियत के लिए, और इस घोड़े के लिए एक साइस भी रखा गया। साइस मतलब उसे देखभाल जो करता है, घोड़े की देखभाल करता है, उसे बोलते हैं साइस। तो वह भी इसके लिए रखा गया। वो मालिश करता था, खाने पीने का ध्यान रखता था, उसे घुमाता था, यानी साफ सफाई करता रहता था। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। आतंकित का अर्थ है भयभीत। सबसे पहले ये छोटा टट्टू आया तो प्रभावित भी हुए और भयभीत भी हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। यानी उनके साथ निक्की यानी नेवला और रोजी नामक कुतिया, ये दोनों भी थे, यानी ये अन्य जीव हैं। तो उनके लिए मकान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, कोई नौकर भी नहीं रखा गया। लेकिन जब ये रानी आई तो इसके लिए बरामदे में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और साथ में उसके लिए साइस भी रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। कान खींचना मतलब चेतावनी देना। तो उनके घर का जो नौकर था, जिसका नाम था रामा, तो रामा को कोई नौकर नहीं मानता था, एक घर का सदस्य ही सभी समझते थे। इसीलिए वह चेतावनी भी देता था और कहानियाँ भी कहता था, यानी उनका मनोरंजन भी करता था। हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उससे हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। तो रामा ने ये सारी बातें बताई थी कि रानी ये कैसे आई, यानी रानी है वह ताजमहल की ताज रानी है और उसे कहानियों की तरह निकाल दी गई थी। तो ये सुनने के कारण उनमें बड़ी दया आई और वह रानी के साथ उनका लगाव हो गया। जो पहले रुष्ट थे अब वह उसकी करुणता से पिघल गए और उन्हें आराम देने के लिए सोचने लगे, उनके साथ खेलने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है।
यानी जब ये लेखिका बहुत छोटी थी तभी उनके घर पर ये रानी आई थी, यानी एक घोड़ी थी। लेकिन बाद में उन्होंने कई सालों के बाद ये बात हमारे सामने, ये स्मृति की रेखाएं हमारे सामने खींच ली है कि वह आज भी उनकी आंखों में बसी है। देखिए, तो रानी कैसी है, जिसे ताज रानी कहा जाता है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, जिस पर दृष्टि फिसल जाती है। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा। बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें। लाल नथुने फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती। उजले दांत और लाल जिभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ, जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मूर्छल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसी उभर आती है जैसे किसी अदृश्य शाही के लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो देखिए, हल्का चॉकलेटी रंग है, माथे पर झूलता आयल का गुच्छा, काली और पारदर्शक सच आंखें, लाल नथुने यानी लाल नाक है, उजले दांत है, जीभ भी लाल है, ओठ है गुलाबी और मुंह है लंबा। सुडौल मजबूत पैर उसके मजबूत है, सुडौल है, और सघन पूंछ है जो मूर्छल के समान है। तो देखिए, अर्थ है अयाल यानी घोड़े के गर्दन के बाल होते हैं, उससे बोलते हैं अयाल। आगे देखिए, हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो रोजी और निक्की के समान भी अपने कमरे में रख लेते। तो ये छोटे बच्चे हैं तीनों, रोजी और निक्की भी छोटे छोटे हैं, तो उन्हें अपने कमरे में ही रखते थे। बस सोचते हैं कि अगर ये रानी भी छोटी होती तो वे भी उनके कमरे में ही रहती। यह आगे देखिए, उनकी ये रेखाएं उभर आती है स्मृति पर पट पर, यानी ये सब याद करती है। कैसे? किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। आपने भी शायद देखा होगा, ऐसी शाही आती है जो एक पन्ने पर जब लिखा जाता है तो पहले ये दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में जब उसे अग्नि के सामने रखा जाता है तो सभी अक्षर सामने प्रकट हो जाते हैं। जो अदृश्य होते हैं वह दिखाई पड़ते हैं। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। तो रानी अस्तबल में, यानी जो बरामदा था उसमें ही रानी रहती थी। तो ये उनके लिए आने जाने, वहाँ मस्ती धींगा मस्ती करने का एक स्थान बन गया था। इसी लेखिका कहती है कि यह उनके अराजकता का कार्यालय था, यानी अव्यवस्था का। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। तो ये बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो नहीं बनाया गया था, लेकिन इनके दीवार में एक खुली अलमारी थी और कई आते ताक यानी कबाट, अलमारी जो छोटे छोटे होते हैं, जिसके दरवाजे नहीं होते। तो उन्हीं में सभी विस्थापित हुए शरणार्थी खिलौने, ये सभी वहाँ रखा जाता था, यानी जो वेस्ट होता था। स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा, यानी ये अलमारी में, जहाँ बरामदे में, जिस बरामदे में रानी को रखा गया था वहाँ बांधा जाता था, वही ही ये सभी खिलौने विस्थापित टूटे फूटे ये सब वहाँ रहते थे। रानी की गर्दन में झुल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। सभी बच्चे को
बच्चों को प्राणियों के प्रति बड़ा लगाव होता है और उसे प्रेम करते हैं। तो यहाँ भी ये बच्चे हैं, रानी के गर्दन में झूलते थे और उसके कान और अयाल में फूल खोसते थे। उन्हें खाना भी खिलाते थे, बिस्कुट, मिठाई आदि। और इसी तरह इन सभी की मैत्री हो गई। अगर वह रानी ये बच्चों को नहीं देखती तो वह अस्थिर हो जाती थी और पैर पटकने लगती थी, हिनहिनाने लगती। यानी सभी प्राणियों को भी बच्चों से प्यार होता है, लगाव होता है। आगे फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। तो यहाँ जीन जो घोड़े पर सुरक्षित बैठने के लिए जो लकड़े या कपड़े का जो बनाया जाता है वह उसे बोलते हैं जीन। तो ये बच्चे घुड़सवारी के लिए तैयार हो गए, उनका कार्यक्रम शुरू हुआ। तो लेखिका और उसकी एक छोटी बहन के लिए सामान्य जीन थी, जबकि उसके भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली अच्छी जीन बनवाई गई थी। तो यहाँ भी उस समय भी देखिए बच्चों में यानी लड़की और लड़कों में कितना भेद रखा जाता है, यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, आजकल बेटा हो या बेटी सब बराबर के होते हैं। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। तो उनका घुड़सवारी का कार्यक्रम होता था। तो सब बच्चे क्या करते थे, चबूतरे पर खड़े हो जाते थे और बारी बारी से रानी पर सवार होते थे। साथ में उसका साइस यानी छुट्टन है वह दौड़ता था और उन्हें घुमाता था कि ये बच्चे गिर न जाए। भाई और बहन, छोटे भाई बहन दोनों के घुड़सवारी का कार्यक्रम सुबह ही होता था। लेकिन लेखिका है वह पढ़ाई करती थी, इसलिए उसका ये कार्यक्रम तीसरे पहर या संध्या के समय पर होता था, यानी वह घुड़सवारी करती थी। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। तो बच्चों थोड़े दिन घुड़सवारी करते रहे, थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन बाद में एक दिन खुद ही ये प्रयत्न करने लगे। तो छुट्टी का समय था, दोपहर का समय था, सभी लोग सो रहे थे और उसी समय वे बच्चे रानी को बरामदे में से खोलकर बाहर लेकर आए और उसकी नंगी पीठ पर, मतलब कि जिनके बिना वे सवारी करने लगे। लेकिन इसका क्या असर होता है आगे देखिए। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते। बच्चे में कोई भेदभाव नहीं रहता, वह किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, चाहे छोटा सा जीव हो या बड़ा जीव हो, पशु पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो या मनुष्य हो या वनस्पति के साथ भी एक परिवार के समान व्यवहार करते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो गए। तो ये निक्की है जो नेवला, तो ये रानी के पूंछ से झूलता रहता था और रोजी रानी के गर्दन पर उछल कर चढ़ती थी। रोजी है वह कुतिया है और नीचे कूदती थी, यानी उसी तरह वह आनंद लूटते रहते थे। लेकिन ये बच्चे हैं बड़े गर्व से
मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो इसी तरह वह आरूढ़ हो जाते थे। रानी हंस हम सब की शक्ति और दुर्बलता मानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया था। कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए। दुल्की चाल मतलब धीमी चाल। स्वाभिमान आहत हो जाना मतलब स्वाभिमान घायल होना। तो एक दिन की बात है कि बच्चे लोग अकेले घुड़सवारी करने के लिए तैयार हो गए और वह सभी बारी बारी से बैठने लगे। रानी ये बच्चों की दुर्बलता समझती थी, उसकी शक्ति भी समझती थी कि बच्चे कैसे उस पर बैठ सकते और अपने आप को संभाल सकते हैं। तो बच्चे यानी यहाँ महादेवी जी उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर वह बैठी और तभी ही उसके भाई ने एक पतली सी छोटी संटी उसके पैरों में, रानी के पैर में मार दी। चोट तो नहीं लग सकती थी, लेकिन मानो उसके स्वाभिमान घायल हो गया हो और या कोई स्मृति, कोई याद ऐसी उभर आई हो, तो वह मानो इतनी तेजी से भागी मानो सभी पेड़ पौधे, नदी नाले उसे बांधने के लिए संकल्प कर रहे हो, मतलब कि बड़ी तेज से भागने लगी। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। तो जब रानी उसके उस पर नंगी पीठ पर, रानी के नंगी पीठ पर बैठी और जब उसके भाई ने छोटी सी संटी उसके पैरों पर मार दी, तभी वह इतनी भागी कि उसे कोई ध्यान नहीं रहा और बाद में ये लेखिका यानी महादेवी जी इस पर से गिर गई और रानी को पश्चाताप हुआ। वह मानो अतीत में से वर्तमान में लौट आई और वह प्रस्तर प्रतिमा हो गई। प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति बन गई, उसी तरह वह खड़ी रह गई, उसे पश्चाताप हुआ। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। तो जब रानी गिरी तो सभी बच्चे चीखने लगे, पुकारने लगे। और उसे बड़ा घाव भी हुआ, बहुत परेशान भी हुई। उसे बहुत दिनों तक बिछोने पर पड़े रहने पड़ा। लेकिन जब वह स्वस्थ हुई और वह रानी के पास गई, तभी वह भी मानो उसे पछतावा हुआ है, उसी तरह वह हिनहिनाने लगी। और एक घटना है, एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा का या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना दिया। तो बच्चों की जो सहजता है, जो सरलता है, प्राणियों के प्रति जो प्रेम है, यहाँ दिखाई पड़ता है। सभी बच्चे ऐसे करते हैं कि अपने जिस प्राणी से, जिस पशु से उन्हें लगाव होता है, उसे वह अपना दोस्त मानते हैं और उसे अपने पास जो कुछ भी चीज़ नहीं आती है वह उसे दिखाते हैं या पहनाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि महादेवी जी का भाई है, उसके जन्मदिन पर उनकी नानी ने उन्हें सोने के कड़े दिए तो वह भी ये बच्चा रानी को दिखाने के लिए गया और लेकिन बाद में उसने ये शेर मुंह वाले कड़े उनके कानों में, रानी के कानों में पहना दिया और बाद में वह तो भूल गया।
फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। बाई तो रानी के कानों में सोने के कड़े पहना कर आ गए, लेकिन बाद में सब कुछ भूल गए। लेकिन जब उसकी माँ ने देखा कि इसके हाथ में कड़े नहीं हैं तो पूछताछ शुरू हुई। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को भी नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। तो बाद में रानी को भी पता चल गया था कि ये सभी कड़े खोज रहे, इसलिए वह खुरों से जमीन को खोदती रहती थी, हिनहिनाती रहती थी। तभी उनके बाबूजी का ध्यान गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश कर दिया। किसी ने सोने के कड़े को गहरा खड्डा खोदकर नीचे गाड़ दिया था, तो ये चोरी का इरादा होगा। इसी समय दंड तो किसी को नहीं मिला, किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसा कार्य किसने किया है, लेकिन बाद में रानी सबकी प्रिय बन गई। एक घटना और भी है। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। यहाँ शब्द है, नया शब्द है वलय यानी कंकड़ या कड़ा। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो ये बच्चे को जब देखा सभी ने, तभी सभी पूछने लगे कि ये कहाँ था। तो रामा ने, जो उसका नौकर है लेकिन वह घर का एक सदस्य उसी तरह व्यवहार करता है, उसने भी मजाक में कह दिया कि ये तो उसके पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी हुए। अब क्रोधित क्यों हुए आगे देखिए। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते। सभी पहले बच्चे तो विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि ये बच्चा एक छोटा सा घोड़ा आया है, घोड़े का बच्चा आया है। लेकिन क्रोधित भी हो। तो किस लिए क्रोधित हुए कि ये सब बच्चों को घुड़सवारी कराने वाली रानी, जो उनका आनंद मनोरंजन करती रहती है, घुड़सवारी करती है, लेकिन ये बच्चा है उसके पेट में, वह निकम्मा उसके पेट में लेटा रहता है और दाना चारा खाता रहता है। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। बच्चों ने तय कर लिया कि एक बच्चा तो आ गया है, दूसरा भी उसके पेट में है, तो जो सबसे पहले रानी है वह लेखिका के लिए उसकी घुड़सवारी करेगी। छोटा भाई है, अभी पैदा हुआ, ये बच्चे घोड़े पर बैठेगा, और छोटी बहन है, वह उसके पेट में से जो बच्चा निकाल आ जाएगा उस पर वह भी घुड़सवारी करेगी। उसी तरह सभी उनकी सेवा में लगे रहेंगे। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सूक्ष्म सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। तो भाई ने कहा कि इसके रानी के पेट में एक और बच्चा है, तो उसे हम चाकू से उसका पेट काट कर इसमें से निकाल लें। लेकिन एक दिन तो भाई ने
साग काटने का चाकू लेकर वह आ पहुंचा। तभी ये सोचकर कि उसके बाद में उसे सिएंगे कैसे, बच्चा निकाल काट कर बच्चा तो निकाल लेंगे, लेकिन उसे सिएंगे कैसे, इसी कारण लेखिका भयभीत हो गई और मानो उसके साहस ने जवाब दे दिया। जवाब दे देना यानी अंत हो जाना, यानी जो बातें वह सोच रहे थे उसका अंत हो गया। साथ में एक समस्या और भी थी कि उसका पेट कैसे सिएंगे। माँ की सुई तो ये काम नहीं कर पाती थी, और एक बड़ा सूजा जो रामा अपनी कोठरी में रखता था, वहाँ तो ये लोग बच्चे हैं तो वह पहुँच नहीं सकते थे। इसी तरह इसलिए उसका जो उन्होंने जो तय किया था वह सब नष्ट हो गया। और अंत में जब ये अश्वशिशु छोटा बच्चा, घोड़े का रानी का छोटा बच्चा बड़ा हो गया और दौड़ने लगा, तभी सबका क्रोध शांत हो गया और सभी उस पर भी घुड़सवारी करने लगे। तो यहाँ पर लेखिका के प्राणी प्रेम को दर्शाया गया है कि लेखिका अपने प्राणियों को किस तरह पालती थी, उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करती थी। तो लेखिका महादेवी वर्मा को जो पशु पक्षियों के प्रति जो लगाव था, इस पाठ में हमें दिखाया गया है। इस पाठ से हमें बोध मिलता है कि जो लोग पशुओं को पालते हैं, प्राणियों को पालते हैं, उसकी सुरक्षा, उसके खाने पीने की सभी व्यवस्था तो करते रहते हैं, उसके लगाव होता है, प्रेम होता है। लेकिन जो प्राणी पाला नहीं जाता, इधर उधर घूमते रहते, उसके प्रति भी प्रेम होना चाहिए। उनकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें भी खाना देना चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। यहाँ अंतिम 2 शब्द दिए गए हैं, जवाब दे देना यानी अंत हो जाना, और दृष्टि फिसलना, किसी चीज़ का बहुत चिकना और चमकदार होना। तो ये पाठ के मुहावरे हैं। तो आपको इस पाठ के मुहावरे भी लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग भी करना है। इस पाठ को आप फिर से पढ़िए, बहुत सुंदर पाठ है, जो एक स्मरण है। लेखिका ने अपने पशु जो पाले जाते थे और इसके प्रति जो प्रेम था, ये प्रेम को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये पाठ को आप फिर से ज़रूर पढ़िए और स्वाध्याय के प्रश्न लिखिएगा। अस्तु।